Okay. Good morning, friends. So, as usual, this is my weekly webinar, which I do every Sunday at 11 o'clock in the morning. और हर संडे को जब 11 बजे मैं इस तरह का एक वेबिनार करता हूं, तो इस वेबिनार में पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड कोई ना कोई एक टॉपिक के ऊपर में मैं आपको एक 20 से 30 मिनट का एक सेशन देता हूं, जिस सेशन में मैं उस इन्वेस्टमेंट टॉपिक या इंश्योरेंस टॉपिक या पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वो टॉपिक होता है उसके ऊपर मैं आपको उसके सारी इंफॉर्मेशन देता हूं। और उसके बाद मैं एक क्वेश्चन आंसर सेशन करता हूं, जिस क्वेश्चन आंसर सेशन में आप मुझसे इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस या पर्सनल फाइनेंस स्पेस से जुड़ी कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कोशिश करके मैं उसका आपको उत्तर देने की कोशिश करूंगा। So this is how I started these sessions in the month of July, and this is my 4th session. And in today's session, I'm going to discuss about what are the different options in gold. So मेरी Facebook, Twitter और Instagram हैंडल से आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके बारे में जब भी मैं कोई सेशन करूंगा हर संडे को, उसकी इंफॉर्मेशन मैं फेसबुक पे, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे मैं अपलोड कर देता हूं। सो उम्मीद करता हूं कि यह सेशन आपको पसंद आएगा, और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड कुछ क्वेरीज जो आपके पास होंगी मैं उसको सॉल्व कर पाऊंगा। ओके, सो फ्रेंड्स, विदाउट वेटिंग, let us start this session. And today we are going to discuss about what are the different options in gold. So what we have seen is that we as Indian love gold. शुरू से हमने देखा है अपने परिवार में, अपनी सोसाइटी में, कि हम भारतीयों को सोने के प्रति, गोल्ड के प्रति एक अलग ही लगाव होता है। और कोई भी तरीका हो, हम चाहते हैं कि हमारे परिवार के पास में अधिक से अधिक गोल्ड हम जमा कर पाए। और अगर हम पूरे वर्ल्ड की फिगर देखें तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड। Below are the top 5 countries. The first country is the Switzerland, which imported the highest in 2021. Second is the India. Third is the United Kingdom. Fourth is the China. Fifth is the Hong Kong. So it is very clear from this chart that we as an Indian love gold, and we are the highest second importer in the world of gold. Now, this is a chart, historical performance of gold in USD and INR. मैंने यूएसडी और आईएनआर दोनों का कंपैरिजन यहाँ पर दिया है। उसका कोई कारण है। अगर आप देखेंगे साल 2000 से लेके 2021 तक की ये चार्ट है। अगर आप देखेंगे तो यूएस डॉलर में गोल्ड ने एनुअलाइज्ड 9.6% का रिटर्न दिया है, जबकि आईएनआर में गोल्ड ने 12.1% का रिटर्न दिया है। तो हिस्टोरिकली पिछले 20 साल में करीब करीब 12% का गोल्ड में इंडिया में रिटर्न मिला है लोगों को। ये 21 तक की चार्ट है। और इस गोल्ड के रिटर्न का कंपोनेंट क्या है? यूएसडी में 9.5% और इंडिया में 12%। ये फर्क क्यों है, मैं इसको आगे वाले स्लाइड्स में आपको बताऊंगा कि यह ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब यहाँ पर है ये स्लाइड, जहां पर कि मैं बताऊंगा आपको कि एक यूएसडी का आईएनआर साल 2000 में एक यूएसडी 45 रुपए इंडियन रुपए के बराबर था, और वही साल 2022 में एक यूएस डॉलर 80 रुपए के बराबर था। और अगर हम इसको कंपाउंडिंग एनुअलाइज निकालें तो यह करीब करीब 2.65% से इंडियन रुपीस लास्ट 22 साल में डिवैल्यू हुआ है अमेरिकन डॉलर के अगेंस्ट में। सो ये जो मैंने पहले वाली स्लाइड आपको दिखाई थी, यहाँ पर आपने देखा 9.5 और 12%, ये 2.5% का यहाँ पे रिटर्न में जो डिफरेंस है वह 2.5% का रिटर्न डिफरेंस सिर्फ इसीलिए है क्योंकि 2.5% के आसपास से इंडियन रुपीस यूएस डॉलर के अगेंस्ट में डीवैल्यू हुआ है। सो गोल्ड के कंपोनेंट में इंडियन रुपी का डीवैल्यूएशन भी एक पार्ट प्ले करता है कि आपके गोल्ड के इन्वेस्टमेंट से आप कितना रिटर्न पाते हैं। बहुत लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे कि गोल्ड, यूएसडी और आईएनआर के जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन होता है उसके कारण भी गोल्ड में रिटर्न में फर्क पड़ता है। सो इंडिया में जो गोल्ड का रिटर्न आता है वो आपको कैसे आता है? तो बेसिकली उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस चेंज, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में
गोल्ड यूएसडी में डिनोमिनेटेड है, माने जो भी इंटरनेशनल प्राइस आप देखेंगे वह पर आउंस ऑफ गोल्ड देता है। जैसे अभी $1700 पर आउंस ऑफ द गोल्ड है, पर आउंस करीब करीब 28 ग्राम होता है और $1700 इंटरनेशनल मार्केट में दाम है उसका। तो जो भी फ्लक्चुएशन डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का होता है वो एक पार्ट कंपोनेंट होता है गोल्ड के रिटर्न में। उसी तरह सेकंड पार्ट होता है रुपी डिवैल्यूएशन, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया कि 2.65% से इंडियन रुपी पिछले 22 साल में डॉलर के अगेंस्ट में डिवैल्यू हुआ है, तो वो 2.65% भी आपके गोल्ड के रिटर्न में जुड़ जाता है इंडियन रुपी में। और थर्ड है डेफिनेटली कभी कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्रीज इंपोर्ट ड्यूटी पे घटाना बढ़ाना करती रहती है। कभी वो 5% इंपोर्ट ड्यूटी होता है, कभी वो 10% हो जाता है। तो वो जो इंपोर्ट ड्यूटी के गवर्नमेंट लेवी करती है या हटाती है, उसके कारण भी गोल्ड के प्राइसेस में इंडिया में फर्क पड़ता है और वो भी कहीं ना कहीं आपके गोल्ड के रिटर्न में आईएनआर में आपके रिटर्न्स को अफेक्ट करता है। तो सबसे बड़ा बदलाव एक गोल्ड में क्या हुआ है पिछले कुछ सालों में। पहले क्या होता था कि कोई भी देश, एक ये नॉर्म था कि कोई भी देश कोई भी कंट्री जो भी रुपए वो छापते थे वो रुपए गोल्ड डिपॉजिट से बैक्ड होते थे। मतलब उन देशों की जो सेंट्रल बैंक होती थी, जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो वो जब भी नोट छापती थी तो जितने रुपए का करेंसी वो प्रिंट करती थी उतने रुपए का गोल्ड वो अपने पास में डिपॉजिट में रखते थे। पर दो लेकिन पिछले 30-35 सालों से यह प्रथा धीरे धीरे करके पूरे वर्ल्ड से समाप्त हो गई है। अब किसी भी देश की करेंसी गोल्ड रिजर्व से बैक्ड नहीं है। आज जितना करेंसी हमारे इंडियन मार्केट में जो रोलिंग में है आरबीआई के पास में उतने का गोल्ड हो ये कोई जरूरी नहीं है, जबकि आज से 30-35 साल पहले ये नॉर्म था। तो एक ये बहुत बड़ा बदलाव आया है जिस कारण से बहुत सारे वर्ल्ड की सेंट्रल बैंक्स जो है वो गोल्ड को आज बेच रही हैं, क्योंकि दे डू नॉट require this norm to be followed कि they have their currency printing has to be backed by gold deposits. So gold का एक सबसे बड़ा फायदा क्या है कि gold is considered to be a good hedge against inflation. जो महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन, जैसे आपने अभी कुछ दिन पहले ही सुना होगा श्रीलंका के बारे में कि श्रीलंका में एकाएक इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया। माने जो चीज 100 रुपए में मिल रही थी वो चीज अब 400 रुपए में मिल रही थी, वही चीज 800 में मिल रही थी। कुछ सालों पहले हमने वेनेजुएला में सुना था एक लोफ ब्रेड का लोग वहां के जो रुपए थे वो 50,000 1 लाख रुपए देके वो एक लोफ ब्रेड का ले रहे थे। तो जिस भी कंट्री में इन्फ्लेशन का ज्यादा डर होता है वहां गोल्ड इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, क्योंकि अगर किसी भी आदमी के पास में गोल्ड है, चूंकि गोल्ड हमेशा यूएसडी में ट्रेड होता है, तो गोल्ड की जो वैल्यू है वो आपको यूएसडी में मिलती है। अगर हमारी करेंसी में डिवैल्यूएशन होता है, इन्फ्लेशन के कारण हमारी करेंसी की वैल्यू काफी गिर जाती है, फिर भी गोल्ड बेच के हम यूएसडी के कंपैरेटिवली अपनी करेंसी का वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। सो gold is important from the point of view that it hedges you against the inflation, and such gold is an alternate class of investment. अब what should be your allocation to gold? आपका एलोकेशन गोल्ड पे कैसे होना चाहिए? तो आपका परसेंटेज एलोकेशन एक आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का एक परसेंटेज होना चाहिए जो कि आप गोल्ड में अपना इन्वेस्ट करके रखिए। और हमारे भारतीय समाज में, हमारे इंडियन कल्चर में गोल्ड का हमारे फैमिली रिचुअल्स और ट्रेडिशंस में भी बहुत यूज होता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट को समझते हुए आपको गोल्ड में एक्सपोजर लेना चाहिए। हमारे शादी विवाह के अवसर पे हमें गोल्ड की जरूरत होती है, बच्चों के जन्म के अवसर पे गोल्ड की जरूरत होती है। हम तो इस तरह की जो भी हमारे सोशल रिचुअल्स होते हैं उसमें जो भी गोल्ड की रिक्वायरमेंट होती है, अकॉर्डिंगली वी मस्ट हैव दैट इन आवर गिव दैट मस्ट एक्सपोजर टू गोल्ड इन आवर पोर्टफोलियो। Now, what are the different options to invest in gold? So there are 5 different ways you can invest in gold. First is the jewelry, जो भी हम लोग ज्वेलरी मार्केट से खरीदते हैं। सेकंड इज द गोल्ड बार्स एंड कॉइन्स, गोल्ड बार्स जो बिस्किट्स हम लोग बोलते हैं, 10 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम की जो बिस्किट्स आती हैं। कॉइन्स जो हम लोग गिन्नी बोलते हैं वो भी, और 5 ग्राम 10 ग्राम के डिनोमिनेशन में कॉइन्स भी आते हैं गोल्ड के। थर्ड होता है जो म्यूचुअल फंड स्कीम में गोल्ड फंड स्कीम्स म्यूचुअल फंड्स लॉन्च करते हैं। फोर्थ होता है गोल्ड के ईटीएफ जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं। और फिफ्थ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के नाम से आज एक
नई स्कीम उन्होंने चालू किया पिछले 4-5 सालों से, जिसमें कि वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इशू करते हैं। तो ये 5 तरीके हैं जहां पर आप अपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो अब हम आगे देखेंगे कि इस 5 इन्वेस्टमेंट में क्या इसके प्रोज और कॉन्स हैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के। सो फर्स्ट, जो गोल्ड होता है, दैट इज ऑलवेज द प्योरिटी ऑफ द गोल्ड इज मेजर्ड इन कैरेट। सो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड इज 24 कैरेट, और ज्वेलरी जो बनती है वो जनरली 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट, इस 3 डिनोमिनेशन में ज्वेलरी बनती है। बट द प्योरेस्ट फॉर्म इज ऑलवेज 24 कैरेट। जो हमने बात किया था कि गोल्ड बिस्किट्स, बार्स एंड कॉइन्स, वो जनरली 24 कैरेट्स की होती है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे अलग अलग जो 5 ऑप्शंस थे उसमें हमारे पास में क्या क्या पॉजिटिव और निगेटिव है। तो पॉजिटिव क्या है ज्वेलरी में, कि ज्वेलरी हम लोग फैमिली फंक्शंस और ट्रेडिशंस में काम आती है। हम ज्वेलरी को अपने, जब भी फैमिली फंक्शन होता है या कोई भी ट्रेडिशनल फंक्शंस होते हैं हमारे घर में या हमारे समाज में, हम उसमें यूज करते हैं ज्वेलरी को। तो दैट इज अ यूज ज्वेलरी खरीदने का। एक इमोशनल कनेक्ट होता है, हम भारतीयों का एक इमोशनल कनेक्ट है गोल्ड के साथ में, फिजिकल गोल्ड के साथ में। सो by buying jewelry you have that connect with the jewel, and then definitely jewelry is considered to be a status in the society. How much jewelry you wear, how much jewelry you have, that gives you a status in the society. Okay, what is the negative? Negative is that by buying jewelry you pay high making charges. The making charges can be between 10 to 15% depending on the jewelry you are buying. So you immediately lose on that. 10 से 15% का आपका जो मेकिंग चार्जेस लगता है वो आपके लिए नेगेटिव है। बाइंग और सेलिंग में हमेशा कुछ ना कुछ गैप होता है, जो कि आप ज्वेलरी जब खरीदते हैं और जब ज्वेलरी को वापस आप बेचते हैं, तो देयर इज अ गैप इन बाइंग एंड सेलिंग प्राइस, सो दैट इज अ नेगेटिव। एंड थर्ड इज द स्टोरेज रिस्क। डेफिनेटली जब भी ज्वेलरी हम घर में रखते हैं तो हमेशा मन में एक डर तो समाया ही रहता है कि ये ज्वेलरी हम घर में रखते हैं, ये कैसे, कहीं ये चोरी नहीं हो जाए, कहीं ये गुम नहीं हो जाए। तो ज्वेलरी के साथ ये जनरली पॉजिटिव और नेगेटिव है। गोल्ड कॉइन्स एंड बार्स, पॉजिटिव है हाई प्योरिटी, इमोशनल कनेक्ट, क्योंकि ये भी फिजिकल फॉर्म में आपके पास में रहता है, आपके पास में फिजिकल फॉर्म रहता है, तो डेफिनेटली वी फील वेरी वेरी कॉन्फिडेंट काइंड ऑफ, एंड कैन बी लिक्विडेटेड इन टाइम ऑफ नीड। जो गोल्ड कॉइन और बार होता है, इसको आप 24 घंटे में कहीं कभी भी जरूरत, आपको पैसे की जरूरत पड़े, आप इसको इमीडिएटली बेच के पैसा उठा सकते हैं। निगेटिव क्या है, ये जो गोल्ड कॉइन और बार्स होते हैं, इसको खरीदने के लिए आपको कुछ ना कुछ प्रीमियम का पेमेंट करना पड़ता है। सपोज कीजिए गोल्ड का दाम अगर 50,000 रुपया है, तो जब भी आप ये बार या कॉइन खरीदेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ 2%, 5%, 7% आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है इसको खरीदने के लिए। जो भी कंपनियां इसको बेचती है, जनरली हमारे यहाँ बैंक्स गोल्ड के कॉइन्स बेचती है। हाई गैप इन बाइंग एंड सेलिंग, जैसे मैंने बोला कि आपको प्रीमियम देना पड़ता है जब आप बेचने जाते हैं, तो डेफिनेटली ये 2%, 3% कुछ ना कुछ नीचे बिकता है। स्टोरेज रिस्क इसमें भी है, क्योंकि ये फिजिकल गोल्ड है आपके पास में, इसको रखने की आपके पास में एक दुविधा होती है कि कहीं ये चोरी नहीं हो जाए, कहीं ये गुम नहीं हो जाए। तो गोल्ड कॉइन और बार के साथ में ये पॉजिटिव और नेगेटिव है। म्यूचुअल फंड की गोल्ड स्कीम, म्यूचुअल फंड भी आजकल गोल्ड स्कीम्स को उन्होंने लॉन्च किया है। इसके पॉजिटिव क्या है, प्राइस का ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्राइस पब्लिश प्राइस होती है गोल्ड की, उसके बेसिस पे आपको यूनिट्स के अलॉटमेंट मिलते हैं। चूंकि आपको यहाँ पे फिजिकल गोल्ड नहीं मिलता है, सिर्फ पेपर में एक अकाउंटिंग गोल्ड आपको मिलता है, तो आपके लिए कोई स्टोरेज रिस्क नहीं है, आपको कोई डर नहीं है इसको चोरी हो जाने के लिए, और कैन बी इजिली लिक्विडेटेड। आप जब चाहें इस म्यूचुअल फंड गोल्ड स्कीम में से अपने पैसे निकाल सकते हैं। आपको एक रिडम्पशन रिक्वेस्ट सबमिट करना पड़ता है, और उस दिन का जो भी गोल्ड का प्राइसिंग होता है, जो एनएवी का म्यूचुअल फंड डिक्लेयर करती है, उस एनएवी के बेसिस पे आपको पैसे म्यूचुअल फंड पेमेंट कर देती है। इसका निगेटिव क्या है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन स्कीम को रन करती है, तो वो आपसे एनुअली एक रेकरिंग फीस इस स्कीम में चार्ज करती है। तो जितने साल तक आप इसमें पैसा रखेंगे, हर साल आपको एक एनुअल रेकरिंग फीस म्यूचुअल फंड कंपनीज को पे करना पड़ता है। फोर्थ है गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ क्या होता है कि गोल्ड ईटीएफ सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज पे ही ट्रेडिंग होती है। ये क्रिएट किया जाता है, म्यूचुअल फंड कंपनीज इसको क्रिएट करती हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनी से इसको आप खरीद और बेच नहीं सकते हैं। आपको इसको खरीदने और बेचने के लिए स्टॉक एक्सचेंज के पास में जाना पड़ता है।
तो चूंकि यह भी फिजिकल गोल्ड नहीं होता है, यह भी एक ट्रांजेक्शनल टाइप की स्कीम है, आपके पास में कोई स्टोरेज रिस्क नहीं है, आपको डर नहीं है इसके चोरी होने का या गुम जाने का। गोल्ड ईटीएफ कंपैरेटिवली टू म्यूचुअल फंड गोल्ड स्कीम, गोल्ड ईटीएफ में चार्जेस कम होते हैं और ये हाईली लिक्विड है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पे ये जब भी ट्रेडिंग होती है आप इसको इमीडिएटली स्टॉक एक्सचेंज पे जो भी भाव चल रहा है उस पर बेच सकते हैं और अपना पैसा रियलाइज कर सकते हैं। तो ये तो पॉजिटिव है। निगेटिव क्या है, चूंकि ये स्टॉक मार्केट पे ट्रेड होता है, इसकी प्राइसेस बहुत वॉलाटाइल होती है। वॉलाटाइल इन द सेंस कि जितनी भी फ्लक्चुएशंस होती है, लोगों का जो भी उम्मीद होती है गोल्ड के बारे में कि आज इसका दाम बढ़ना चाहिए, इसका दाम घटना चाहिए, उसके बेसिस पे स्टॉक मार्केट में प्राइस डिस्कवरी होती है। तो ये डिमांड और सप्लाई पे भी डिपेंड करता है कि स्टॉक मार्केट में इसकी क्या प्राइसिंग होती है। कैन ओनली बी सोल्ड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, आप इसको दूसरी तरह से लिक्विडेट और खरीद नहीं सकते हैं। और इसमें भी जैसे लो ऑन कॉस्ट है, लेकिन कुछ ना कुछ एनुअल चार्जेस इसमें भी आपका पेमेंट होता है, राइट। फिफ्थ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये पिछले 5-6 सालों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लाई जो कि आरबीआई के द्वारा संचालित की जाती है। इसमें गवर्नमेंट 1 ग्राम गोल्ड के हिसाब से आपको यूनिट्स अलॉट करती है, बॉन्ड अलॉट करती है। पॉजिटिव क्या है, यहाँ भी आपको फिजिकल गोल्ड नहीं मिलता है, आपको सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिलता है या आपके डीमैट में एक क्रेडिट आती है, और इसलिए आपको यहाँ भी कोई स्टोरेज रिस्क नहीं है। सबसे बड़ी इसका पॉजिटिव क्या है, इसमें कोई भी अपफ्रंट कॉस्ट या रिकरिंग कॉस्ट नहीं है। आज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, कल से एक नई स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निकल रही है, जो कि 5197 मुझे ध्यान आ रहा है पर ग्राम के लिए 5197 उसको गवर्नमेंट ने फिक्स किया है। रिटेल इन्वेस्टर को उसमें 50 रुपए का डिस्काउंट मिलता है अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो 5147 पर ग्राम के हिसाब से आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये बॉन्ड खरीद सकते हैं। और जो कि अगर आप मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में आज के दिन गोल्ड का करीब करीब यही प्राइस है। ये जो प्राइस गवर्नमेंट तय करती है, ये लास्ट 3 दिन के एवरेज प्राइस को गोल्ड बॉन्ड के में तय किया जाता है। और सबसे बड़ा पॉजिटिव इस स्कीम में क्या है कि जो गोल्ड है वो तो है ही आपके पास में, इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको 2.5% एनुअल इंटरेस्ट इस पर पेमेंट करती है। तो आपका जो भी रिटर्न है उसमें 2.5% ये इंटरेस्ट आपके लिए बढ़ जाता है। निगेटिव क्या है, ये जो स्कीम है ये 8 साल के लिए स्कीम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बॉन्ड इशू करती है 8 साल के लिए। 5 साल के बाद में गवर्नमेंट आपको ऑप्शन देती है आरबीआई कि आप इसको वापस आरबीआई को देकर पैसे ले सकते हैं। लेकिन सेकंड ऑप्शन है, स्टॉक मार्केट पे ये गोल्ड बॉन्ड्स लिस्टेड होते हैं जहां पर कि इसको आप बेच खरीद सकते हैं। और चूंकि स्टॉक मार्केट पे ये बिकता है, फिर से वही होता है कि वहां पे डिमांड और सप्लाई और जो फ्यूचर आउटलुक होता है उसके बेसिस पे प्राइसिंग डिस्काउंट भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। मतलब अभी मैं बात करूं तो जो 2027-28 के गोल्ड बॉन्ड जो पहले गवर्नमेंट ने इशू किए थे वो आज करीब करीब 5 से 6% डिस्काउंट पे एनएससी पे बिक रहे हैं। तो आपने खरीदा था 5,000 में 1 साल पहले, लेकिन वो आज आप बेचने अगर जाएंगे तो 4,800 4,700 में बिक रहा है। लेकिन अगर आपको बेचना नहीं पड़े तो यह स्कीम 8 साल में मैच्योर करती है, आपको गोल्ड के भाव मिल जाते हैं। तो जैसा मैंने पहले एक बार स्लाइड में बताया था कि गोल्ड इंडिया में जो गोल्ड है उसका रिटर्न्स कहां से आता है, तो प्राइस चेंज इन इंटरनेशनल मार्केट, रुपी डिवैल्यूएशन और इंक्रीज एंड डिक्रीज इन इंपोर्ट ड्यूटी या टैक्सेशन जो भी गवर्नमेंट इस पे इंपोज करती है। और जब आप एसजीबी खरीदते हैं तो आपका इन तीनों के अलावा 2.5% जो एनुअल इंटरेस्ट देती है गवर्नमेंट, वो भी आपके रिटर्न में जुड़ जाता है। तो जो पहले स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था ना, पहले स्लाइड में मैं वापस आपको लेके चलता हूं, ये जहां पे कि 9.6% का ये रिटर्न था और ये इंडिया में 12.1% का लास्ट 21-22 साल में रिटर्न आया गोल्ड का। अगर आपने इस पैसे को एसजीबी में इन्वेस्ट किया होता तो ये 12.1% प्लस 2.5%, मतलब आपका रिटर्न 14.6-14.7% का रिटर्न आपको मिलता गोल्ड में। तो एसजीबी में इन्वेस्ट करने से आपको 2.5% का एक एक्स्ट्रा रिटर्न ओवर एंड अबव गोल्ड से आपको प्राप्त होता है, राइट। सो अब क्वेश्चन ये उठता है कि आपका एक आइडियल एलोकेशन गोल्ड में क्या होना चाहिए। तो एक आइडियल एलोकेशन किसी भी हालत में गोल्ड में 15% से ज्यादा का आपके पोर्टफोलियो का नहीं होना चाहिए। इट इज सजेस्टेड बाय एक्सपर्ट्स वर्ल्ड ओवर कि गोल्ड में 10 से 15% का आदमी को एक्सपोजर रखना चाहिए, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है जो इन्फ्लेशन से आपको प्रोटेक्ट करता है। बहुत सारी आज जैसे हम देख रहे हैं अमेरिका में क्या है, इन्फ्लेशन आज डबल डिजिट इन्फ्लेशन है अमेरिका में, जो कि पिछले 30 सालों में नहीं हुआ था।
तो इन्फ्लेशन के समय में गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपके वैल्यू को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो 10 से 15% रे डैलियो एक बहुत ही बड़े यूएस हेज फंड के ओनर थे। उन्होंने एक ऑल वेदर पोर्टफोलियो निकाला कि किसी भी आदमी अगर उस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करके रखेगा तो चाहे वो स्टॉक मार्केट चले, चाहे वो बियरिश हो, चाहे रिसेशन हो, चाहे ग्रोथ हो, वो पोर्टफोलियो एक सर्टेन परसेंटेज, एक स्टेबल रिटर्न आपके पोर्टफोलियो को जनरेट करेगा। उसमें भी उन्होंने गोल्ड को 15 से 20% का एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में दिया है। तो जनरली 10 से 15% का एलोकेशन आपको अपने पोर्टफोलियो में आप गोल्ड को दे सकते हैं। तो ये था गोल्ड के बारे में। अगले सप्ताह 28 तारीख को मैं फिर जो सेशन करूंगा वो सेशन बेसिकली बेनिफिट्स एंड डिडक्शंस फॉर इंडिविजुअल्स अंडर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में आप एज एन इंडिविजुअल क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं और कैसे आप अपने इनकम टैक्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपनी इनकम के साथ में, सो दैट योर इनकम टैक्स माने कि योर इन्वेस्टमेंट्स आर टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स, और कम से कम टैक्स पेमेंट, टैक्स प्लानिंग हम उसको बोल सकते हैं, हम उसको टैक्स इवेजन नहीं बोलते हैं, कि टैक्स प्लानिंग करके आप अपने टैक्सेस को कैसे बचा सकते हैं। तो इसके ऊपर में मैंने अपना नेक्स्ट सेशन जो मैं 28 अगस्त को करूंगा उसको मैंने डिजाइन किया है। सो डू अटेंड दैट सेशन नेक्स्ट संडे एट 11 o'clock। और सॉरी जस्ट अ मिनट, आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसमें मैं कभी कभी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ टिप्स है, कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करूंगा, और इन सब सेशंस के बारे में भी आपको मुझे मेरे इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द गोल्ड सेशन टुडे। अब आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन हो आज के सेशन से रिलेटेड या मेरे पुराने सेशन से रिलेटेड, या आपके पर्सनल कोई भी इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस की क्वेरी हो, सो यू कैन आस्क मी नाउ। आई विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेरी जितना मुझे समझ में आएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस को मैं आंसर करूं। सो अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप अपने माइक को अनम्यूट करके यू कैन आस्क मी योर क्वेश्चंस। गुड मॉर्निंग डालमिया जी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, कैसे हैं? हाँ ठीक है। बोले कि कितना गोल्ड एक आदमी रख सकता है घर पे? एसजीबी में मेरे को जहां ध्यान आ रहा है, एसजीबी में 5 किलो गोल्ड आप परचेज कर सकते हैं। रखने को आप कितना भी गोल्ड रख सकते हैं। अगर आपने पक्के में गोल्ड खरीद रखा, आप खरीदने को कितना भी खरीद सकते हैं, उसमें कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। एक स्त्री धन बोल के गवर्नमेंट की एक है कि स्त्री धन में मतलब किसी भी भारतीय नारी के पास में 500 ग्राम गोल्ड तक उसको स्त्री धन माना जाएगा। उसको इनकम टैक्स वाले कभी ये नहीं बोल सकते ये गोल्ड आपने कहाँ से लाया, वो एक स्त्री धन माना जाएगा उसको। हाँ वही एक लिमिट है 500 ग्राम की। ऐसे आप खरीदना कितना भी मर्जी, आप कितनी भी खरीद सकते हैं। और ये गोल्ड वैल्यूएशन कराना भी जरूरी होता है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। गोल्ड वैल्यूएशन क्यों जरूरत है आपको? अगर आपने ज्वेलरी खरीदी है तब आपकी गोल्ड वैल्यूएशन है, बाकी ऐसे कोई जरूरत नहीं है आपको। हाँ ज्वेलरी के लिए ही बोल रहा हूँ। ज्वेलरी अगर जैसे कोई अपने लोग रखते हैं तो उसका वैल्यूएशन या हॉल मार्किंग करना जरूरी है क्या? नहीं, आज के दिन तो हॉलमार्किंग मस्ट हो गया है डॉक्टर साहब, कि हाँ। पिछले 1.5 साल, लास्ट ईयर जून या उसके पहले साल जून में ये रेगुलेशन आया है गवर्नमेंट का कि कोई भी ज्वेलरी इंडिया में अब बिकेगी वो बिना हॉलमार्किंग के नहीं बिक सकती है। तो हॉलमार्किंग इज नाउ मस्ट। व्हेनेवर यू आर बाइंग अ ज्वेलरी यू मस्ट सी द हॉलमार्किंग, और हॉलमार्किंग के हिसाब से आपकी गोल्ड की वैल्यूएशन डिसाइडेड है। पहले थी आपकी वैल्यूएशन की प्रॉब्लम क्योंकि उसमें हॉलमार्किंग नहीं हुआ करती थी, तो आपको पता नहीं था कि आपकी ज्वेलरी 22 कैरेट में बनी हुई है कि 18 में कि 14 में। लेकिन आज के दिन जब हॉलमार्किंग की हुई है तो आपको मालूम है मेरा ज्वेलरी जो है वो 18 का है कि 14 का है, और वैल्यूएशन उसी हिसाब से पूरा होती है। राइट डॉक्टर साहब? हाँ नहीं ठीक। एनी मोर क्वेश्चंस? बेसिक तो यही था, पूछना था। हाँ, बागला जी भी आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अच्छा, और एक ऐसे प्रोफेशनल क्वेश्चन पूछ रहे हैं जैसे कि हम लोग को स्पीकर ऑनरेडियम मिलता है, जैसे आपको भी मिलता होगा प्रोफेशनली, तो
ये 20,000 के ऊपर क्या अगर अमाउंट मिलता है तो उसके लिए जीएसटी अभी कंपल्सन आ रहा है क्या कि नहीं आया है? नहीं, जीएसटी मैं नहीं बता सकता। देखिए, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन बेसिकली नहीं है जीएसटी हाँ, रिलेटेड। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 20,000 रुपए के ऊपर में जीएसटी एप्लीकेबल है। आई डोंट नो, मैं राइट पर्सन नहीं हूँ डॉक्टर अच्छा साहब अच्छा। इसके बारे में। नहीं, कहीं एक डिस्कशन हो रहा था तो इससे मैं पूछा कि पूछूंगा। हाँ, हाँ, 20,000 के ऊपर जीएसटी अभी मैंने बोल रहे हैं कि अगर आपके मैंने प्रोफेशनल इनकम के बाद अगर आप स्पीकर हैं या कुछ भी हैं तो 20,000 के ऊपर अगर आपको चेक मिल रहा है तो फिर आपको जीएसटी शो करना पड़ सकता है, किसी ने कहा मेरे को, आई डोंट नो। तो देखिए जीएसटी में जहां तक मेरे को एक रेगुलेशन मालूम है डॉक्टर साहब, कि वो रेगुलेशन ये बोलता है कि विद इन द स्टेट अगर आपकी 20 लाख रुपीज तक की सर्विस से इनकम है और 40 लाख रुपीज तक का टर्नओवर गुड्स में है, देन जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल। लेकिन जैसे ही आप इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो जाता है, देन जीएसटी इज एप्लीकेबल फ्रॉम ₹1। ओके, तो इंटर दिस इज स्टेट होने से। इंटर स्टेट होने से, विद इन द स्टेट हाँ, होने से 20 लाख रुपीज तक किसी भी हाँ, प्रोफेशन पे या सर्विस पे जीएसटी नहीं। नहीं समझ पाए मैंने 20 से इंट्रा स्टेट मतलब जैसे आज हमारे कलकत्ता में या बंगाल में कोई इनकम है तो वो 20 लाख तक में जीएसटी नहीं है, यही कह नहीं रहे हैं होगी। ना? हाँ अब हाँ, 20 से 40 का क्या बोले आप समझे नहीं? 40 लाख रुपया गुड्स पे है, माने सर्विस पे 20 लाख है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं गुड्स की, तब वो 40 लाख हो जाती है एग्जाम्पशन लिमिट। अच्छा अच्छा। तो मेरी जहां तक समझ है कि ये 20 लाख रुपया विद इन द स्टेट पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होती सर्विस पे। हाँ, लेकिन इंट्रा स्टेट जैसी होगी, आपने वेस्ट बंगाल में है, आपने कोई सर्विस महाराष्ट्र में दी है, पेमेंट आपको महाराष्ट्र से आ रहा है, तो डेफिनेटली सर्विस टैक्स इज इन्वॉल्व देयर। लेकिन आई एम नॉट द राइट रिसोर्स टू स्पीक ऑन जीएसटी। ठीक। नहीं, मैंने जीएसटी नंबर लिया नहीं है, मेरे को लगा भी नहीं, मेरे को दरकार भी नहीं लगा। नहीं, आई कैन कनेक्ट यू टू अ पर्सन हु कैन गिव यू वेरी गुड इंफॉर्मेशन नहीं, ऑन दैट। पंकज पंकज है ना, पंकज से मेरा बात होते रहता है, मैं ऐसे ही अभी आप चूंकि ऑनलाइन है बोल के मैंने आपसे पूछ हाँ लिया। हाँ, चलो, थैंक यू। ओके। थैंक यू डॉक्टर साहब। So, do we have any more questions? I think we do not have any more questions today. So I will be closing this session now. Thank you all for attending my session and listening to my session. And do join me next Sunday at 11 o'clock for more such topics. Next Sunday, I will be discussing about the deductions and exemptions in for individuals in income tax. So thank you so much for joining.